जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे कनाडाई रिपोर्ट ने खालिस्तानियों में मचा दी है खलबली। दोस्तों, वीजा देने से इनकार कर दिया है भारत ने। बताएंगे कनाडाई रिपोर्ट में कहां से ये दावा किया गया है। वहीं आपको बताएंगे जिनपिंग के दोस्त बताए जा रहे दिशा नाइके पहले आएंगे भारत, उसके बाद जाएंगे चाइना। आखिर नेपाल के ओली को कितना बड़ा संदेश दे दिया है दोस्तों श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने। तो वहीं बताएंगे आखिर शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के बीच आखिर ये चेतावनी क्यों दे दी कि बंगाल में तैनात है 40 राफेल, 2 से ही हो जाएगा काम। दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां वीजा देने से इनकार कर रहा भारत, खालिस्तानियों में मच गई खलबली। कनाडाई रिपोर्ट में बड़ा दावा। दोस्तों, बता दें कनाडा के साथ चल रहे राजनयिक तनाव के बीच खालिस्तानियों ने भारत पर बड़ा आरोप लगा दिया है। एक कनाडाई समाचार रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत ने खालिस्तानी समर्थक नागरिकों को तब तक वीजा देने से इनकार कर दिया है जब तक वे स्पष्ट रूप से अलगाववाद का समर्थन ना छोड़ दे। रिपोर्ट में खालिस्तानी समर्थक सिख कनाडाई नागरिकों के इंटरव्यू शामिल है। रिपोर्ट में भारत के इस कदम को विदेशी हस्तक्षेप अभियान बताया गया है। इसके मुताबिक भारत ने खालिस्तानी समर्थकों को वीजा देने के लिए उनसे ये शपथ लेने को कहा कि वे भारत की संप्रभुता का सम्मान करेंगे और अलगाववाद का त्याग करेंगे। कनाडा के ग्लोबल न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक खालिस्तानी समर्थक नागरिकों ने दावा किया है कि वीजा पाने के लिए उन्हें एक पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा गया जिसमें खालिस्तान अलगाववाद को त्यागने और भारत को एक लोकतांत्रिक और महान राष्ट्र के रूप में सम्मानित करने का संकल्प शामिल था। दोस्तों, वहीं आपको बता दें नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जो सबसे पहले प्रधानमंत्री बनते ही चीन की यात्रा पर गए, जिनको सबसे बड़ा मैसेज दिया है दोस्तों श्रीलंकाई राष्ट्रपति दिशा नाइके ने। दोस्तों, जिनपिंग के दोस्त बताए जा रहे दिशा नाइके वो सबसे पहले आएंगे भारत की यात्रा पर, उसके बाद जाएंगे चाइना। बता दे क्या है इसके मायने। दरअसल श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा दिशा नाइके ने जब चुनाव जीता था तो उनको चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का करीबी बताया जा रहा था। फिलहाल दिशा नाइके अपनी पहली विदेश यात्रा पर भारत आ रहे हैं। वो 15 से 17 दिसंबर तक भारत की यात्रा करेंगे। ये महत्वपूर्ण यात्रा जो उनकी ऐतिहासिक चुनावी जीत के तुरंत बाद हो रही है। दिशा नाइके का ये दौरा उन दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। अपनी यात्रा के दौरान दिशा नाइके भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मिलेंगे। उनके साथ विदेश मंत्री विजिता हेराथ और उप मंत्री अनिल जयंता फर्नांडो सहित प्रमुख अधिकारी भी होंगे। जी हाँ, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा दिशा नाइके को नई दिल्ली का निमंत्रण भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी ने दिया था, जो सितंबर में दिशा नाइके के चुनाव के बाद श्रीलंका का दौरा करने वाले पहले विदेशी गणमान्य व्यक्ति थे। दिशा नाइके का भारत दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब श्रीलंका 2022 के अपने सबसे खराब वित्तीय संकट से उबरने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल श्रीलंका अपने 46 अरब डॉलर के विदेशी कर्ज को नहीं चुका सका, उसकी मुद्रा का दाम गिरा और देश भोजन, ईंधन और दवा जैसी जरूरी वस्तुओं की कमी के हालात से जूझ रहा है। जैसा कि आपको याद होगा दोस्तों, जिनको नहीं याद बता दें, श्रीलंका की रिकवरी में भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही है। पिछले कुछ साल में भारत ने बड़ी वित्तीय सहायता और समर्थन श्रीलंका को दिया है। ऐसे में दूसरी ओर भारत अपने इलाके में पड़ोसी पर अपने असर को सुरक्षित रखने और श्रीलंका में बीजिंग के असर को रोकने के लिए जुटा है। ऐसे में दोस्तों, जैसा कि आपको याद होगा, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले चीन की यात्रा पर गए थे, जो कि उन्होंने सबसे पहले ये परंपरा तोड़ी है कि कोई भी प्रधानमंत्री सबसे पहले भारत ना जाकर के चाइना गया हो। ऐसे में नेपाली राष्ट्रपति ने आईना दिखा दिया है दोस्तों केपी शर्मा ओली को। इस पर आपकी अब जो भी राय हो कमेंट में मोस्ट वेलकम टू इंडिया कहना मत भूलिएगा श्रीलंकाई राष्ट्रपति दिशा नाइके जी को। तो वही आपको बता दें बंगाल में तैनात है 40 राफेल, 2 से ही हो जाएगा काम। जी हाँ, शुभेंदु अधिकारी ने आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के बीच ऐसी चेतावनी क्यों दी। बता दें पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई है। मंगलवार को बशीरहाट में बांग्लादेश सीमा के पास घोजा डांगा में बीजेपी और कई हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अत्याचार नहीं रुके तो भारत कड़ा रुख अपना सकता है। उन्होंने राफेल लड़ाकू विमान भेजने की भी बात कही। बांग्लादेश को चेतावनी देते हुए शुभेंदु अधिकारी ने राफेल लड़ाकू विमानों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हासीमारा में 40 राफेल विमान तैनात है, सिर्फ 2 विमान भेजने से ही काम हो जाएगा। उन्होंने बांग्लादेश में मंदिरों पर हो रहे हमलों और तोड़फोड़ की निंदा की। उन्होंने 16 दिसंबर को एक बहुत बड़ी बैठक आयोजित करने की भी घोषणा की। अधिकारी ने मोहम्मद यूनुस की सरकार को कट्टरपंथी, अतिवादी और मानव विरोधी बताया और इसकी तुलना तालिबान से की। उन्होंने कहा कि देश भर में प्रधानमंत्री शेख हसीना को
हटाए जाने के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यक खासकर हिंदुओं पर कथित अत्याचारों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी प्रदर्शन इसी कड़ी का एक हिस्सा है। उन्होंने मांग की है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार तुरंत बंद किए जाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारत को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। ये मुद्दा भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव का कारण बन सकता है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर खास करके हिंदू समुदाय पर अत्याचार बंद होने चाहिए तो अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके लिए 1 सेकंड का भी काम नहीं है दोस्तों, लेकिन इस खबर से अल्पसंख्यकों को भी मदद मिल सकती है तो लाइक करना मत भूलिएगा आप लोग। तो वहीं अगली खबर बता दें, इसी से जुड़ी खबर, जहां बांग्लादेश की कोर्ट से नहीं मिली हिंदू संत चिन्मय दास को राहत। बांग्लादेश की चटगांव की एक अदालत ने जेल में बंद हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास के लिए राहत की याचिका को खारिज कर दिया। चटगांव मेट्रोपॉलिटन सत्र जज सैफुल इस्लाम ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के वकील द्वारा दायर जमानत याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि उनके पास चिन्मय दास की ओर से पेश होने का पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के वकील रविंद्र घोष एक हफ्ते बाद चिन्मय दास के लिए कानूनी मदद लेने गए थे। बता दें कि कोई भी वकील चटगांव अदालत में चिन्मय की ओर से केस लड़ने को तैयार नहीं था, क्योंकि इस्लामी कट्टरपंथियों ने वकीलों को सार्वजनिक रूप से पीटने की धमकी दी थी। जी हाँ, रविंद्र घोष ने कहा कि जब वे बुधवार को याचिका दाखिल करने गए तो उन्हें अदालत के बाहर परेशान किया और हमला किया गया। बुधवार को सुनवाई के दौरान सैकड़ों वकील भी कोर्ट रूम में जमा हो गए, जिससे अफरा तफरी मच गई। तो वहीं बता दें, बांग्लादेश से नाबालिग हिंदू बच्ची शरण लेने पहुंची भारत इस्कॉन से जुड़ा है परिवार। दोस्तों, हिंदुओं पर जारी अत्याचार के बीच एक नाबालिग लड़की को भारतीय सीमा सुरक्षा बल बोले तो बीएसएफ ने मंगलवार रात को बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले के चोपड़ा ब्लॉक के फतेहपुर बीओपी इलाके में पकड़ा। ये लड़की बांग्लादेश के पंचागढ़ जिले से है और अपने परिवार के साथ इस्कॉन से जुड़ी हुई है। परिवार के सदस्यों का आरोप है कि बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े हिंदू परिवारों को लगातार धमकियां मिल रही थी, जिसमें खास तौर पर बच्चों को उठाने की धमकियां शामिल थी। जी हाँ, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कितनी ज्यादा प्रताड़ना मिल रही है हिंदू समुदाय के लोगों को बांग्लादेश में। तो वहीं बता दें, भारत पहुंचे नेपाल के सेना प्रमुख सिगदेल। भारतीय सेना अध्यक्ष से द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर की बात। जी हाँ, नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिगदेल ने बुधवार को भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से मुलाकात की। 4 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे नेपाल के सेना प्रमुख ने भारतीय समकक्ष के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के सेना प्रमुख की यात्रा दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। नेपाल के सेना अध्यक्ष 11 से 14 दिसंबर तक भारत की यात्रा पर रहने वाले हैं। 15 दिसंबर वो काठमांडू वापस रवाना हो जाएंगे। नेपाल के सेना अध्यक्ष सिगदेल ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और विदेश सचिव विक्रम मिश्री से भी मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मुलाकात के दौरान व्यापक रक्षा और सुरक्षा मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया गया, साथ ही आपसी हितों के मामलों और दोस्ती को मजबूत करने पर चर्चा की गई। वहीं बता दें, पाकिस्तान में सेना के खिलाफ बोलना है मना। जी हां, 150 के खिलाफ हुआ केस दर्ज, 22 गिरफ्तार कर लिए गए। बता दें, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने के आरोप में 150 संदिग्धों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उनमें से 22 को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में से ज्यादातर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी से जुड़े हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता जताई। एक अधिकारी ने बुधवार को इस बारे में जानकारी दी। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अनुसार 26 नवंबर को इस्लामाबाद में प्रदर्शनकारियों पर की गई गोलीबारी में कम से कम 12 पार्टी कार्यकर्ता मारे गए थे और सैकड़ों घायल हुए थे। पार्टी का ये भी दावा है कि तब से लगभग 105 पार्टी कार्यकर्ता लापता हैं। घटना के बाद इमरान खान के समर्थकों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी करने के लिए पाकिस्तानी सेना को दोषी ठहराना शुरू कर दिया था। शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार ने इस बात से इनकार किया है कि प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गई थी। सरकार ने ऐसे तत्वों पर नकेल कसने के लिए संघीय जांच एजेंसी के प्रमुख की अध्यक्षता में एक विशेष कार्यबल का गठन किया है। वहीं आपको बता दें, अफगानिस्तान से खबर, जहां काबुल में बहुत बड़ा धमाका, तालिबान सरकार के मंत्री हक्कानी समेत 12 की मौत की खबर। जी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। बुधवार को काबुल में शरणार्थी मंत्रालय के परिसर में हुए विस्फोट में तालिबान के शरणार्थी मंत्री खलील रहमान हक्कानी और उनके 3 बॉडीगार्ड्स समेत 12 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला उस समय हुआ जब हक्कानी खोस्त से आए लोगों के एक समूह की मेजबानी कर रहे थे। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने हमले में हक्कानी के मारे जाने की पुष्टि की है। राजधानी काबुल में मंत्रालय के परिसर में यह विस्फोट कैसे हुआ और किन लोगों ने अंजाम दिया, इसको लेकर फिलहाल ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि एपी ने आंतरिक
मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक उस आधार पर इसे एक आत्मघाती हमला बताया है जो काबुल में शरणार्थी मंत्रालय के परिसर में अंजाम दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाके में आत्मघाती हमलावर की भी मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। वहीं आपको बता दें, चीन, कनाडा और मेक्सिको पर ट्रंप की टैरिफ रणनीति, भारत के निर्यात के लिए सुनहरा अवसर कैसे होगा अपने भारत को फायदा, बता दें। डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित टैरिफ उपायों के कारण चाइना, मेक्सिको और कनाडा जैसे शीर्ष अमेरिकी व्यापार भागीदारों पर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे भारत के लिए निर्यात बढ़ाने के नए अवसर खुल सकते हैं। श्रीराम म्यूचुअल फंड की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की नीतियां व्यापार प्रवाह में बड़े बदलाव ला सकती हैं और भारत इस व्यवधान का लाभ उठाकर अमेरिकी बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है। ट्रंप की टैरिफ नीतियां भले ही वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता पैदा करे, लेकिन भारत के लिए ये एक निर्यात विस्तार और अमेरिकी बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने का सुनहरा अवसर हो सकता है। इसके लिए भारत को अपनी उत्पादन क्षमता, लॉजिस्टिक्स और नीतिगत समर्थन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। भारत के लिए कौन कौन से संभावित लाभ हो सकते हैं, तो आपको बता दें, नए व्यापार के अवसर भारत के लिए पैदा हो सकते हैं, निर्यात का विस्तार अपने भारत के लिए हो सकता है दोस्तों। वहीं आप एक बात तो दोस्तों तय मान सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में भारत को बम्पर फायदा होने वाला है और इस बात से कोई भी झुलझुला नहीं सकता। इस पर क्या है आपकी राय दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। डोनाल्ड ट्रंप या बाइडेन, किस में आपके हिसाब से भारत के लिए बेहतर सरकार होने वाली है? तो वहीं अगली खबर बता दें, राजनाथ सिंह जी ने पुतिन से कहा, भारत रशिया मित्रता सबसे बड़े पर्वत से भी ऊंची व महासागर से भी गहरी। जी हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने मंगलवार को मॉस्को में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा, साथ में बैठते हुए कि भारत रशिया की मित्रता जो है यानी इंडिया रशिया फ्रेंडशिप सबसे ऊंचे पर्वत से भी ऊंची और सबसे गहरे महासागर से भी गहरी है। बैठक के बारे में भारत की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक दोनों नेताओं ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी में अपार संभावनाएं हैं और मिलकर किए जाने वाले प्रयास उल्लेखनीय परिणामों का मार्ग प्रशस्त करेंगे। राजनाथ सिंह जी ने रूस के रक्षा मंत्री आंद्रे बेलोसोव के साथ सैन्य एवं सैन्य सहयोग पर भारत रशिया अंतर सरकारी आयोग के 21वें सत्र की सह अध्यक्षता करने के बाद पुतिन से मुलाकात की। वहीं बता दें, सीरिया से रशिया कैसे पहुंचे बशर अल असद, अमेरिका को भी नहीं लगी खबर, पुतिन की क्या थी प्लानिंग, बता दें। दमिश्क पर विद्रोहियों का कब्जा होने से पहले ही सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर रशिया भाग गए। उनके दमिश्क से मॉस्को तक पहुंचने की पूरी यात्रा को लेकर तरह तरह की कयासबाजियां लगाई जा रही हैं, लेकिन इस बीच रूसी उप विदेश मंत्री सरगेई रयाबकोव ने एक इंटरव्यू में कहा कि बशर अल असद को बहुत सुरक्षित तरीके से रशिया पहुंचाया गया था। क्रेमलिन ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने असद को रशिया में शरण देने का फैसला किया है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि बशर अल असद के साथ उनके परिवार के कौन कौन से सदस्य रशिया पहुंचे हैं, लेकिन रशिया जरूर पहुंच चुके हैं और कैसे पहुंचे ये कानो कान किसी को खबर तक नहीं लग पाई दोस्तों। और अब तक सैटेलाइट इमेजों से भी खुलासा नहीं हो पाया है कि क्या कोई उन्होंने पर्सनल विमान का उपयोग किया था या फिर यात्री विमान का फायदा उठाया था। बहरहाल दोस्तों, साथ ही साथ अगली खबर बता दें, पड़ोस में एक साथ दो मोर्चों पर जुटा चाइना, ताइवान के बाद अब जापान के पास भेज दिए 90 नौसैनिक पोत। दरअसल चीन ने ताइवान के साथ दक्षिण चीन सागर में भी अपनी ताकत का प्रदर्शन जारी रखा है। ताजा घटनाक्रम में उसने क्षेत्र के पास ही जापान के अधिकार वाले एक द्वीप के करीब 90 नौसैनिक और कोस्ट गार्ड से जुड़े पोत भेज दिए हैं। ताइवान के रक्षा अधिकारियों के मुताबिक बीते 3 दशकों में ये चीन की तरफ से सबसे बड़ी तैनाती है। ताइवान के अधिकारियों का कहना है कि चीन का यह कदम जापान के करीब सैन्य अभ्यास की तरह है। हालांकि चीन ने अब तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि वो क्षेत्र में युद्धाभ्यास कर रहा है या नहीं। ताइवान के रक्षा मामलों से जुड़े प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए एक अधिकारी ने कहा कि बीजिंग का अभियान न सिर्फ ताइपे को निशाना बना रहे हैं, बल्कि वो क्षेत्र में मौजूद देशों को भी अपनी क्षमता दिखाने की कोशिश है, खासकर जापान और फिलीपींस को, ताकि वो ताइवान की रक्षा के लिए आगे ना आ पाए। तो वहीं आपको बता दें, मार्शल लॉ को लेकर राष्ट्रपति के कार्यालय पर बड़ी छापेमारी पूर्व रक्षा मंत्री ने की जान देने की कोशिश। जी हां, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यू सुक योल के कार्यालय पर बुधवार को पुलिस ने छापा मारा। छापेमारी जो है वो देश में मार्शल लॉ लागू करने के मामले की जांच के तहत की गई। रिपोर्ट के मुताबिक सियोल मेट्रोपॉलिटन पुलिस और नेशनल असेंबली पुलिस गार्ड्स के कार्यालयों पर भी छापे मारे गए। इस बीच दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को मार्शल लॉ की सलाह देने वाले पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग यून ने पुलिस हिरासत में आत्महत्या करने की कोशिश की। किम ने मंगलवार रात पूर्वी सोल में डोंगबू हिरासत केंद्र के बाथरूम में इनर वियर से बनाई गई रस्सी से खुद को फांसी लगाने की कोशिश की। गनीमत रही कि उन्हें बचा लिया गया और अब उनकी हालत अस्थिर है। तो वहीं आपको बता दें, भारतीय मूल के छात्र को फलस्तीन समर्थित निबंध लिखने पर MIT ने किया निलंबित। विश्वविद्यालय पर उठे सवाल। जी हां, अमेरिका के कैम्ब्रिज में स्थित मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT दुनिया का जाना माना संस्थान है। हर कोई यहाँ से पढ़ने का सपना
देखता है। हालांकि अब ये विश्वविद्यालय एक छात्र पर की गई कार्रवाई के चलते सुर्खियों में आ चुका है। दरअसल भारतीय मूल के एक छात्र प्रहलाद अयंगर को फलस्तीन समर्थक निबंध लिखना भारी पड़ गया। उन पर यूनिवर्सिटी ने बैन लगा दिया है। प्रहलाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान विभाग से पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी 5 साल की नेशनल साइंस फाउंडेशन ग्रेजुएट रिसर्च फेलोशिप खत्म हो जाएगी। एमआईटी ने भारतीय मूल के छात्र के कॉलेज कैंपस में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है। छात्र ने यह निबंध कॉलेज की मैगजीन में लिखा था, जिसे एमआईटी ने हिंसा से संबंधित माना। साथ ही इस मैगजीन को भी बैन कर दिया। हालांकि दोस्तों अयंगर ने अपनी सफाई दी है। उनका कहना है कि उन पर आतंकवाद के आरोप लगाए जा रहे हैं, वो भी महज निबंध में दी गई तस्वीरों के कारण, जबकि ये तस्वीरें उन्होंने नहीं दी थी। दोस्तों वहीं बता दें, दक्षिण अफ्रीका G20 अध्यक्षता का सकारात्मक उपयोग करेगा। दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं सहयोग मंत्री रोनाल्ड लामोला ने G20 की अध्यक्षता को बड़ा अवसर बताया है। उन्होंने कहा कि उनका देश साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए इस अवसर का इस्तेमाल करेगा। तो वहीं आपको बता दें, अमेरिका से लंदन तक चलेगी ट्रेन, समुद्र के नीचे बनेगी 4828 किलोमीटर लंबी सुरंग, $19 ट्रिलियन का सपना होगा क्या पूरा। दोस्तों अमेरिका और यूके के बीच हवाई यात्रा करने में 8 घंटे का समय लगता है, लेकिन कल्पना कीजिए यह यात्रा आप 1 घंटे में ही पूरी कर पाएंगे। एक प्रस्तावित ट्रांस एटलांटिक टनल न्यूयॉर्क और लंदन को जोड़ेगी और यह भविष्य की एक शानदार योजना हो सकती है। 4828 किलोमीटर लंबी ट्रांस एटलांटिक ट्रेन सुरंग बनाने का कॉन्सेप्ट सामने आया है। संभव है कि किसी दिन टेक्नोलॉजी इतनी आगे पहुंच जाए कि ये कॉन्सेप्ट सच हो जाए। वहीं बता दें, अमेरिका ने बांग्लादेश संबंधों पर दे दी सलाह, सभी पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं मतभेद। जी हां, अमेरिका ने भारत और बांग्लादेश से अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का अनुरोध किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने मंगलवार को दैनिक संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। भारत के विदेश सचिव की हाल में हुई बांग्लादेश की यात्रा पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में मिलर ने कहा कि हम चाहते हैं कि सभी पक्ष अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा लें। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को बांग्लादेश की यात्रा की थी और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर भारत की चिंताओं से उसे अवगत कराया था। मिस्री ने अपनी यात्रा के अंत में ढाका में संवाददाताओं से कहा कि मैंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ मिलकर काम करने की भारत की इच्छा को उजागर किया। साथ ही हमें हाल के कुछ घटनाक्रम और मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर भी मिला और मैंने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण से संबंधित चिंताओं से उन्हें अवगत कराया। वहीं आपको बता दें, असम सरकार का सबसे बड़ा फैसला, एनआरसी के लिए आवेदन न करने वालों को नहीं मिलेगा आधार कार्ड। जी हां दोस्तों, असम सरकार ने बुधवार को घोषणा की है कि जिन लोगों ने अब तक राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी में आवेदन नहीं किया है, उन्हें अब आधार कार्ड नहीं मिलेगा। राज्य सरकार ने यह फैसला कल मंत्रिमंडल की एक बैठक के बाद लिया। मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह कदम बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ को रोकने के लिए उठाया गया है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि पिछले 2 महीनों में असम पुलिस, त्रिपुरा पुलिस और सीमा सुरक्षा बल ने बड़ी संख्या में घुसपैठियों को पकड़ा है। बांग्लादेश से हो रही इस घुसपैठ को लेकर असम सरकार चिंतित है और इसको रोकने के लिए अपनी व्यवस्था को मजबूत करना चाहती है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी व्यवस्था को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है, इसलिए आधार कार्ड प्रक्रिया को कड़ा किया गया है। अब से राज्य सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग आधार कार्ड आवेदनकर्ताओं की सत्यापन प्रक्रिया का मुख्य जिम्मेदार होगा। हर जिले में एक अतिरिक्त जिला आयुक्त को इस कार्य के लिए नियुक्त किया जाएगा। ऐसे में हिमंता बिश्व शर्मा के इस फैसले का क्या आप समर्थन करेंगे? दोस्तों, क्या इन्होंने सही फैसला लिया है कि जब तक एनआरसी के लिए रजिस्टर नहीं करेंगे तब तक आधार कार्ड नहीं दिया जाएगा? दोस्तों, हम आपकी राय लेना चाहेंगे क्योंकि भारत की जनता ही भारत के सही और गलत फैसलों में हस्तक्षेप कर सकती है, तो बताना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग। लेकिन दोस्तों, अभी भी वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो इस बात पर लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगली खबर बता दें, महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार होगा जल्द। नड्डा संग गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलने पहुंचे सीएम फडणवीस। जी हां, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार 14 दिसंबर तक हो सकता है। इस बीच सीएम फडणवीस बुधवार को दिल्ली पहुंचे। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये उनकी पहली दिल्ली यात्रा है। यहाँ वे और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के आवास पर पहुंचे। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को यहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। जी हाँ, वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी से भी मिले। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर फडणवीस और धनखड़ की मुलाकात की तस्वीर साझा की। वहीं बता दें, एक्शन मोड में दिखाई दिए उद्धव ठाकरे शीतकालीन सत्र में जाएंगे। नागपुर की ठंड में गर्म आएगा सियासी माहौल। क्या है खबर, बता दें, महाराष्ट्र विधान मंडल का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से नागपुर में होगा। इसके लिए शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे वाली शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे नागपुर जाएंगे। ठाकरे मुंबई में 3 दिवसीय विशेष सत्र से अनुपस्थित थे, लेकिन वो शीतकालीन सत्र में भाग लेंगे। राजनीतिक हलके की नजर इस बात पर है कि इस बार विधानसभा में उद्धव ठाकरे कौन से मुद्दे उठाएंगे। विधानमंडल का शीतकालीन सत्र
सोमवार 16 दिसंबर से शनिवार 21 दिसंबर तक नागपुर में होगा। इसके लिए उद्धव ठाकरे रविवार 15 दिसंबर को विशेष विमान से नागपुर पहुंचेंगे। वहीं बता दें, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर खड़गे ने कहा कि सरकार के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे थे धनखड़ जी। हाँ दोस्तों, विपक्ष लगातार जगदीप धनखड़ जी को निशाने पर ले रहा है, अंटे पर ले रहा है। बता दें, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 1952 अनुच्छेद 67 के तहत कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया है, क्योंकि उपराष्ट्रपति ने कभी राजनीति नहीं की। राज्यसभा में राजनीति नियमों से ऊपर हो गई। सभापति इस पक्षपातपूर्ण व्यवहार में लिप्त हैं। लेकिन दोस्तों, हम जनता की राय जानना चाहेंगे, आपकी क्या राय है धनखड़ जी को लेकर बताना मत भूलिएगा। विपक्षियों द्वारा विश्वास प्रस्ताव लाना उनके खिलाफ सरासर गलत मानते हैं आप लोग, या सही बताना मत भूलिएगा दोस्तों। इसी बीच EPFO को लेकर भी बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है, जहां जल्द ही आप ATM से PF निकाल सकेंगे। सरकार इसका भी बड़ा इंतजाम कर रही है। दरअसल वो दिन दूर नहीं जब ATM से आप अपना PF निकाल सकेंगे। श्रम मंत्रालय ने ये जानकारी दी। उसने बताया कि 2025 तक आप ATM से सीधे अपना प्रोविडेंट फंड निकाल सकेंगे। मंत्रालय बेहतर सेवाएं देने के लिए अपने IT इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बना रहा है। इससे करोड़ों EPFO सदस्यों को फायदा होगा। ये कदम लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए उठाया जा रहा है। श्रम सचिव सुमिता डावरा ने बताया है कि EPFO सदस्य अगले साल से ATM मशीनों के जरिए अपने प्रोविडेंट फंड तक पहुंच सकेंगे। इससे लोगों को अपना पैसा निकालने के लिए EPFO कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये व्यवस्था आम लोगों के जीवन को आसान बना देगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना भारत डिजिटल होता जा रहा है और इसका जीता जागता सबूत हम आपको अपनी खबरों के माध्यम से दिखाई देते हैं दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, ये थी अभी की सारी बड़ी खबर। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर करते हुए व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करना मत भूलिएगा। X पर शेयर कर दीजिएगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर में आपसे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।